हेलो बुल ट्रैकर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मार्केट चर्चा। दोस्तों, पिछले काफ़ी टाइम से रिलायंस का स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन पिछले महीने से हम देख रहे हैं कि उसके स्टॉक में अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है और स्टॉक करीब 13-14 मंथ्स के हाईएस्ट लेवल पर ट्रेड हो रहा है। तो रिलायंस ने एक बड़ा गेम खेला है जिसकी वजह से उसके स्टॉक प्राइस पर हमें यह मूवमेंट देखने को मिल रही है। वो बड़ा गेम क्या है, क्यों खेला है और उसका क्या इम्पैक्ट होगा, इन सारे चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो रिलायंस का ये एक बड़ा गेम क्या था, वो था डीमर्जर। जैसा कि दोस्तों आपने उस खबर को पढ़ लिया होगा और देख लिया होगा कि किस तरीके से रिलायंस ने अपनी एक फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को डीमर्ज कर दिया है। तो इसका क्या मतलब है? रिलायंस को अगर आप देखिए तो उसके कई सारे बिजनेस एरियाज़ हैं। वो रिटेल में भी काम करता है, उसके टेलीकॉम के भी सर्विसेज हैं और उसका जो मेन बिजनेस है वो ऑयल टू गैस है। और उसी में से एक बिजनेस उनका जियो फाइनेंशियल सर्विसेज नाम की एक सब्सिडरी का है। तो अब वो उस कंपनी को रिलायंस इंडस्ट्रीज से अलग कर दे रहे हैं और उसे स्टॉक मार्केट पर लिस्ट किया जा रहा है। तो ये बड़ा गेम कैसे हुआ? वो बड़ा गेम ऐसे हुआ दोस्तों कि अगर आप देखिए तो इस कंपनी के पास फिलहाल करेंटली अगर आप देखिए तो कोई खास बिजनेस नहीं है। शायद 1-2 करोड़ का या कुछ करोड़ का ही उनका रेवेन्यू जनरेशन है, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की आई है। ऐसा कैसे संभव है? तो उसका कारण क्या है कि जब इस सब्सिडरी को बनाया गया था तो उसे रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स अलॉट किए गए थे और सिर्फ इसी वजह से इसकी वैल्यूएशन स्काई रॉकेट लेवल पर चली गई। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज सब्सिडरी जो है वो करीब 6.1% ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स को होल्ड करती थी और इसकी इस होल्डिंग की वजह से उसकी जो वैल्यूएशन से करीब 1.13 लाख करोड़ रुपीस की बन गई। तो आप देखिए कितना बड़ा गेम है रिलायंस का कि कंपनी ने अभी कोई बिजनेस भी नहीं किया, खास 2-4 करोड़ का ही बिजनेस किया, लेकिन उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा हो गई, 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की। तो ये जो है रिलायंस का बड़ा गेम है। तो ये डीमर्जर प्रोसेस आज जो है हुआ है जुलाई 28 को और इसका जो प्रोसेस ये है कि प्री ओपन में इसकी प्राइस डिस्कवरी की गई। तो प्राइस डिस्कवरी जब भी कोई नई लिस्टिंग होती है और वो आईपीओ से नहीं आता है, इस तरीके के केस में तो प्राइस डिस्कवरी किया जाता है कि भाई इसका जो ओपन प्राइस है वो क्या होगा। तो 9 बजे से 10 बजे तक की एक स्पेशल ट्रेडिंग की गई। उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की खाली ट्रेडिंग होनी थी और इसमें जो भी रिलायंस के शेयर्स को खरीद बेच सकता था और कल की प्राइस और उस विंडो में जो प्राइस था उसका डिफरेंस जो होगा वही रिलायंस जियो का जो है प्राइस डिसाइड होगा। तो एक अनुमान ऐसा लगाया जा रहा था कि 190 रुपीज़ का जो है इसकी लिस्टिंग होगी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की, लेकिन जो डेटा देख के हमें लग रहा है कि करीब 230 रुपीज़ से ऊपर की लिस्टिंग हुई है। तो अब जिन लोगों ने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर जो होल्ड कर रहे थे इस प्रोसेस से पहले, तो अगर आपने एक स्टॉक को होल्ड किया है तो आपको एक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक मिलेंगे। तो इस स्टॉक को टेम्पररीली इंडाइसेस में भी ऐड किया जाएगा। निफ्टी और निफ्टी नेक्स्ट और निफ्टी 100 अलग अलग इंडेक्स में भी इसे ऐड किया जाएगा। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अभी जो है एक अलग नाम से लिस्ट होगी और बाद में इसके नाम को चेंज करके जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कर दिया जाएगा और इसे अलग अलग इंडाइसेस में ऐड किया जाएगा और निफ्टी में भी ऐड किया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो फिलहाल कंपनी का कुछ खास बिजनेस मॉडल नहीं है, लेकिन ये जो है फाइनेंस के फील्ड पे काम करेगी और जैसे बजाज फाइनेंस है और दूसरी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है उसी तरीके से फील करे। अभी इसके जो बिजनेस का रोड मैप है और क्या प्लान्स है इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि टू बिगिन विथ ये अपने इनके जितने इंटरनल कस्टमर है, खास करके रिलायंस रिटेल के कस्टमर हैं, उनको ये लोन देकर या अलग अलग तरीके की फाइनेंशियल सर्विसेज देकर जो है अपने रेवेन्यू को बढ़ाएगी। तो एक अनुमान के हिसाब से करीब 440 मिलियन जो कस्टमर्स हैं रिलायंस रिटेल के, तो उनको रीच करके ऐसा कहा जा रहा है कि वो बिजनेस कमाएंगे। लेकिन दोस्तों ये फील्ड बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, लगभग
बहुत सारी फाइनेंशियल कंपनीज इस फील्ड में काम करती हैं। तो अगर रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ये सोच रहे हैं कि सिर्फ इसी पे फोकस करके वो एक बहुत सारा बिजनेस जुटा लेंगे, तो वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन आई एम श्योर उनके और भी प्लान्स होंगे। तो अभी क्वेश्चन उठता है कि ये डीमर्जर की ज़रूरत क्या पड़ी। तो दोस्तों, डीमर्जर एक पुरानी स्ट्रैटेजी होती है कॉरपोरेट्स की, जिसको यूज़ करके वो जो है वैल्यू अनलॉकिंग करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपकी कंपनी के वैल्यू 10 है और आपने उसकी 2 कंपनी बना दी 5 और 5, तो जब आप कंपनी बनाएंगे तो उसकी वैल्यू जो है 5 + 5 10 नहीं होती है, बल्कि 5 + 10 15 हो जाती है। तो वैल्यू अनलॉकिंग इसे कहते हैं। और आप देख रहे हैं कि सिर्फ इसी की वजह से रिलायंस के स्टॉक में कितना बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम ये पूछें कि इस डीमर्जर की खास वजह क्या थी, तो आप देखिए दोस्तों, पिछले अब कई सालों से देखिए तो रिलायंस का स्टॉक कुछ खास अच्छा नहीं कर रहा था। और जब कोविड आया 2022 में, तो रिलायंस के स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई। क्रूड के प्राइजेस भी काफ़ी तेज़ी से गिरने लगे, और क्रूड ही रिलायंस का जो है मेन बिजनेस है। तो उस दौर में जब उनके स्टॉक प्राइजेस गिर रहे थे, तो उन्होंने अपने कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के स्टेक्स को बड़े बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर्स को बेचा, और उसका परिणाम क्या हुआ कि स्टॉक के प्राइस में हमें अच्छी खासी जो है मूवमेंट देखने को मिली। और एक बार फिर जब रिलायंस का स्टॉक अंडर परफॉर्म करने लगा, तो एक बार फिर उन्होंने इस तरीके की स्ट्रेटजी की। तो टाइम टू टाइम आपको अपने स्टॉक के प्राइस को सस्टेन करने के लिए ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं। और उसकी वजह क्या होती है दोस्तों, कि काफ़ी सारा जो इस तरीके की कंपनीज हैं वो डेट लेके रखती हैं, और डेट लेने के लिए, जो लोन लेने के लिए अपने शेयर्स को गिरवी रखती हैं। तो जब शेयर का प्राइस गिरेगा तो क्या होगा, मार्जिन कॉल आएगा, बैंक अपने पैसे मांगेगा कि भाई आप या तो और शेयर रखिए या हमें कुछ पैसे लौटाइए। तो इस तरीके से वो करके अपने जो हैं एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स को बचाते हैं। तो इसलिए बड़ी बड़ी कंपनीज को अपने स्टॉक प्राइजेस की ज़्यादा परवाह होती है। अदरवाइज आप देखिए तो कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसका स्टॉक प्राइस कहाँ से कहाँ जा रहा है, लेकिन अगर उन्होंने उन शेयर्स को प्लेज करके लोन लिया है, तब उनके लिए ज़रूर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो ऐसा अगर आप देखें तो रिलायंस की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो वहाँ पर कुछ खास होता हुआ अभी नहीं दिख रहा है। तो इससे रिलेटेड कुछ डेटा मैं आपको आइए दिखाता हूँ। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखें दोस्तों, अगर हम इस क्वार्टर के रिजल्ट्स देखें तो वहाँ पर कुछ खास अच्छा होता हुआ हमें नहीं दिख रहा है। उनके प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज़ दोनों में 6 to 7% की गिरावट होती हुई दिख रही है। और यही डर है कि जब आपका जो है परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, तो शेयर प्राइस तो उससे इम्पैक्ट होना ही है। और उसी फॉल को बचाने के लिए ऐसा लगता है कि ऐसा किया जा रहा है। तो उनका जो प्रॉफिट है करीब 8.3% गिरा है ईयर ऑन ईयर, और उनका जो सेल्स है वो 7.3% गिरा है ईयर ऑन ईयर। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रिलायंस का 50% रेवेन्यू जो होता है वो ऑयल टू केमिकल से ही आता है। तो आज भी रिलायंस जो है मेनली एक ऑयल, केमिकल और गैस की ही कंपनी है। लेकिन अगर हम उसकी वैल्यूएशंस की बात करें तो 46% उसकी वैल्यू रिटेल से आती है, ऑयल टू केमिकल से 21% की आती है। और मैं यही आपसे कह रहा था कि उनका जो मेजर रेवेन्यू करीब 50% रेवेन्यू ऑयल टू गैस से आता है, लेकिन उसकी वैल्यूएशंस अगर आप देखें वो सिर्फ 21% है, क्योंकि ये बिजनेस जो एक तरीके से इसे डाइंग बिजनेस कहा जा रहा है। और इसी वजह से जो है मुकेश अंबानी अभी टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम, रिटेल इन सेक्टर्स पर फोकस कर रहे हैं। और रिन्यूएबल से करीब 11% का आता है, जियो जो टेलीकॉम है उससे 22% का आता है। और अगर हम रिलायंस के स्टॉक की बात करें तो स्टॉक कैसा कर रहा है, तो अगर आप देखें एक महीने में करीब 12% का गेन इसने दिया है, और 2023 में करीब 10% का गेन दिया है। तो मेजरली अगर आप देखें तो पिछले महीने ही रिलायंस के स्टॉक में मेजर मूवमेंट हुई है। एक साल में करीब 14% का रिटर्न दिया है, और 5 ईयर्स में करीब 133% का रिटर्न दिया, जो कि एनुअलाइज्ड अगर आप करेंगे तो 20% के रफ्तार से स्टॉक ने रिटर्न दी है। ऑफ कोर्स बीच में ड्रॉडाउन भी था
काफ़ी गिरावट भी थी और काफ़ी टाइम तक उसने अंडर परफॉर्म भी किया है। तो रिलायंस का स्टॉक ने आपके लिए कैसा काम किया, ये डिपेंड करता है कि आपने उसे कब खरीदा। अगर आपने उसे मेजर करेक्शन पे खरीदा है तो डेफिनेटली उसने आपको अच्छा रिटर्न दिया होगा, लेकिन अगर आपने उसे लॉन्ग टर्म पे हाई लेवल पर अगर खरीदा है तो आपके रिटर्न्स डेफिनेटली कम होंगे। तो दोस्तों ये था रिलायंस का बड़ा गेम जिसे हमने समझा कि क्या वहाँ पर हो रहा है। अब आइए थोड़ा मार्केट की बात कर लेते हैं। तो मार्केट की वही घिसी पिटी स्टोरी चल रही है, एफआईआईज बाइंग कर रहे हैं और बाइंग करके जो है वो मार्केट को हर दिन लगभग ऊपर ले जा रहे हैं। तो इस महीने एफआईआईज ने करीब 35,000 करोड़ की बाइंग कर दी है और पिछले महीने में करीब 48,000 करोड़ की बाइंग की। तो ऐसा लग रहा है कि वो रिकॉर्ड भी इस बार टूट जाएगा। और अगर हम मार्च लो से कंपेयर करें, जब हमें मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल क्राइसिस जब ग्लोबल लेवल पर हुआ था, तो वहाँ से देखिए तो करीब 1.5 लाख करोड़ 1.5 लाख करोड़ रुपीस की एफआईआईज ने बाइंग कर ली है। लेकिन डीआईआईज अब सेलिंग कर रहे हैं अच्छी खासी। उन्होंने इस महीने सेलिंग की करीब 9,000 करोड़ की और ये फरवरी से कंपेयर करें तो हाईएस्ट लेवल पर है, क्योंकि फरवरी में करीब उन्होंने 14,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग की थी। तो मोटा मोटा जो है ग्लोबल लेवल पर इस वक्त रैली हमें देखने को मिल रही है। और मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि किस तरीके से इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा तो है, लेकिन कई मार्केट्स के कंपैरिजन में कम है। तो ग्लोबल लेवल पर जो हमें ये रैली देखने को मिल रही है, इसकी दो बड़ी वजह हमें बताई जा रही है। पहला चीज़ ये कि इन्फ्लेशन का जो डेटा है वो थोड़ा सा अब जो है कम डराने वाला आ रहा है। तो यूएस में भी हमने देखा और अभी यूके का भी डेटा आया है और वहाँ पर भी इन्फ्लेशन कम होता हुआ दिखा है। तो जून के महीने में करीब 7.9% था और अगर उससे पहले हम मई के महीने में देखें तो करीब 8.5% था। तो गिरावट देखने को मिली है। तो यूएस और यूके ये दोनों जो है बड़े इकॉनमी के इंजन्स हैं, तो वहाँ पर इन्फ्लेशन जब कम होता है तो ये ग्लोबली लोगों को एक कंफर्ट फीलिंग देता है। इसके अलावा हमारे इंडियन मार्केट के पर्सपेक्टिव से एक और पॉजिटिव फैक्टर क्या है कि चाइना की सिचुएशन इस वक्त ठीक नहीं लग रही है और वहाँ के मार्केट्स भी नेगेटिव रिटर्न उन्होंने दिया है इस साल। तो जो पैसा चाइना में जाता था उसका एक पोर्शन डेफिनेटली इंडिया में आ रहा है और यही एफआईआई की बाइंग की रीज़न है। लेकिन कई एनालिस्ट लोग का कहना है कि चाइना इज़ प्रिपेयरिंग फॉर अ बिग स्टिमुलस। तो अगर ये स्टिमुलस अनाउंस होता है और वो अट्रैक्टिव होता है तो ये पैसा इंडिया से निकल कर भी वहाँ जा सकता है। तो इस बात को लेकर हमें थोड़ा कॉशियस रहना है। तो आइए अब थोड़ा निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स की भी बात कर लेते हैं कि ट्रेडर्स जो हैं, हम में से जो लोग ट्रेड करते हैं, वो किन लेवल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो आइए पहले निफ्टी की बात करते हैं। तो दोस्तों निफ्टी आप देख रहे हैं 19,927 के आसपास इस वक्त चल रहा है और इस लेवल पर जो है ट्रेड लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी हम काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट टेरिटरी पे चल रहे हैं और शॉर्ट तो हम इस लेवल पर करने की हमें सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई पे हो हमें शॉर्टिंग को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। अब हमें देखना ये है कि ये जो अपर चैनल है यहाँ पे स्टॉक प्राइस कैसे रिएक्ट करते हैं। और आज एक्सपायरी है, एक्सपायरी के बाद नई सीरीज होती है तो वहाँ पर क्या होता है। अगर ये यहाँ से रिबाउंड करता है तो थोड़ा हमें चांस मिलेगा शॉर्ट करने का, लेकिन इस लेवल पर तो हम किसी तरीके से शॉर्ट नहीं कर सकते हैं। इस लेवल पर अगर हम अपने लॉन्ग्स को कैरी भी करना चाहते हैं तो उस पर भी हमें थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। 20,000 जो है एक बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है, तो वहाँ पर मार्केट कैसा रिएक्ट करता है ये देखने वाली बात होगी। तो अगर आप अच्छे खासे प्रॉफिट पर बैठे हुए हैं तो हमें सोचना चाहिए कि हम थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लें और फिर करेक्शन पर अगर प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम फ्रेश लेवल दे सकते हैं। मेरी तरफ से निफ्टी में कोई ट्रेड इस वक्त नहीं बनता है। बैंक निफ्टी में अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बनाया हुआ है तो हम उसे कैरी कर सकते हैं, क्योंकि इसका स्टॉप लॉस जो है थोड़ा एक रीजनेबल लेवल पर हमें दिखता है। तो 45,749 ये लेवल को हम एसएल रखकर अपनी बुलिश पोजीशंस को कैरी कर सकते हैं। दोस्तों इन दोनों में, निफ्टी और बैंक निफ्टी में, अगर आपको पोजीशन बनानी है तो मैं दो सुझाव दे सकता हूं। पहली चीज़ तो ये कि नेकेड पोजीशंस मत रखिए। दूसरा,
कि शॉर्ट मत करिए, दोनों ऑल टाइम हाई लेवल पर हैं, एवरीडे एफआईआई इज बाइंग, तो शॉर्ट इस वक्त हमें नहीं करना चाहिए। हमें एक मीनिंगफुल करेक्शन होने के बाद ही शॉर्टिंग का सोचना चाहिए, और जब भी अपॉर्चुनिटी आएगी तो मैं ज़रूर वो लेवल्स अपनी तरफ से शेयर करूंगा। और दूसरा, अगर आपको लॉन्ग साइड पर लेना ही है पोजीशन, तो आप एक हेजिंग पोजीशन बनाइए, एक चाहे कॉल की तरफ या पुट की तरफ बाय सेल दोनों पोजीशन बनाकर, कॉम्बिनेशन बनाकर एक हेज पोजीशन बनाइए, ताकि आपका जो रिस्क हो वो लिमिटेड हो और आप ट्रेंड को राइट कर सके। थोड़ा बहुत अगर उतार चढ़ाव भी होगा तो वो आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।